स्पर्श हिमालय के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मुद्रा और जन संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री डॉक्टर एम मधु जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पर्श हिमालय में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपकी संस्था है, ये संस्था क्या कार्य करती है? हमारा संस्था है, ये संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। ये संस्था है, पहले हैं CSW सेंटर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम पर था। अभी रिसेंटली हम लोग चेंज टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। हम लोग ये संस्थान है, ये 1954 से शुरू हुआ था। ये 1954 में हम लोग लगभग 7 पैन इंडिया लेवल पर 7 जगह पर ये संस्थान खुला हुआ था। ये इंडिपेंडेंट के बाद पहला संस्था है मिट्टी और पानी संरक्षण करने के लिए शुरुआत किया था। अलग अलग जगह पर हमारा 7 केंद्र हैं, उसी समय शुरू किया था। अगेन 1974 में क्या हो गए, ये संस्थान को फिर नाम बदल चुका था, इंडियन सेंट्रल CSW CRTA के नाम पर यह संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का अंतर्गत लेके आया था। एंड उसी समय अभी हमारा संस्थान के अंदर हेडक्वार्टर है, देहरादून है, उसका 8 केंद्रीय संस्थान है। ये केंद्रीय संस्थान देहरादून है एंड रीजनल स्टेशन अलग अलग जगह पर हैं। ये सारे संस्थान हम लोग 4 प्रमुख कार्य में काम करते हैं। पहला कार्य है, आपका भी पता है, मिट्टी और पानी बहुत प्रमुख है। उसका संरक्षण करने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ये पहला मुद्दे हैं। ये दूसरे हैं, इसके अलावा हमारा प्रशिक्षण का ऊपर, प्रशिक्षण का मतलब स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं और अन्य डिपार्टमेंट होते हैं। उनका भी हम लोग ये संस्थान का तरफ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण अभी हम लोग 4 महीना का देते हैं। 4 महीने में हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सेट के ऊपर प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण पर भाग लेते हैं लोग, बाग एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उन लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं। ये प्रशिक्षण देहरादून, आज की स्थिति में देहरादून में सिर्फ देहरादून संस्थान में चलते हैं। इसके अलावा हमारा प्रशिक्षण भी होते हैं, कोई NGO हैं, कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन हैं और स्टूडेंट भी हैं। पर्टिकुलरली स्टूडेंट का बात करें तो BTech सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं। उनका 1 महीने से लेके 4 महीना ट्रेनिंग का तो जरूरत है। इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब उन लोग क्या करते हैं, 4 साल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलते हैं। उनका बच्चा लोगों के लिए हम लोग इसी संस्थान का द्वारा हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओरिएंटेड ट्रेनिंग देते हैं। उनका स्किल डेवलपमेंट होते हैं, उनका कैपेसिटी भी होते हैं। इसके अलावा हम लोग किसान का बात करेंगे तो किसान का भी हम लोग अवेयरनेस बिल्डअप करते हैं, उनका स्किल एनहांसमेंट करते हैं। पर्टिकुलरली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सेट के ऊपर हम लोग ये ज़्यादातर अवेयरनेस एंड नॉलेज क्रिएट करते हैं। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा का बात करेंगे तो हम लोग कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम करते हैं। कोई संस्था है, इधर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और कोई एजेंसी है, हमारा टेक्निक रिलेटेड टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सेट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग का गाइडेंस चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, उनका भी हम लोग ये कंसल्टेंसी के ऊपर हम लोग सजेशन देते हैं। ये तीसरा बिंदु है। एंड चौथे हैं, हम लोग पहले भी बोला था, हम लोग
टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं रिलेटेड टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। उसको क्या करते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग जगह पर किसान का साथ जोड़ के उसको डेमोन्स्ट्रेशन के रूप पर उसका टेस्टिंग भी करते हैं, एवेल्युएशन भी करते हैं। इसका वजह से मिट्टी का गुणधर्म, मिट्टी का सॉइल का हेल्थ का कितना बढ़ चुके हैं एंड रन ऑफ एंड सॉइल कितना कम हो चुके हैं एंड बारिश का पानी कितना मिट्टी में रुके हैं एंड कितना पानी बाहर जा रहे हैं, उसका भी हम लोग ठीक ठाक खेती के अंदर हार्वेस्ट करेंगे तो कितना हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग का तरफ लेके आ सकते हैं, उसका भी करते हैं। इसी तरह हम लोग का किसान का भी साथ जोड़ जोड़ के हम लोग काम करते हैं। ये 4 बिंदु पर हम लोग प्रमुख हमारा संस्थान अलग अलग जगह पर पैन इंडिया लेवल पर काम करते हैं। जी सर, क्या संस्थान की उत्तराखंड के अलावा किसी और स्टेट में भी या किसी और हिमालय रेंज में भी ब्रांचेस हैं? आप सही हैं। हमारा मुख्य प्रमुख केंद्र हैं, मेन हेडक्वार्टर हैं देहरादून में हैं एंड इसके अलावा मैं पहले भी बोला था आपको 8 केंद्रीय संस्थान से हैं। पहला संस्थान से मैं दक्षिण भारत से मैं शुरुआत करता हूँ। दक्षिण भारत में हमारा एक केंद्रीय संस्था हैं अटमुटी उदकमंडलम। ये संस्था हैं, ये साधारण आइल्स का काम करते हैं, रिसर्च रिलेटेड टू साधारण आइल्स। ज़्यादातर हम लोग बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स का एरिया होते हैं, पहाड़ी इलाके होती हैं साधारण आइल्स में, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। दूसरे हैं हमारा कर्नाटक में है, एक बल्लारी हैं। बल्लारी ये सेवियर रीजन में आते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल का ऊपर हम लोग काम करते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ब्लैक कॉटन एंड सेमी एरिड रीजन पर काम करते हैं। एंड तीसरा सेंटर से हमारा एक चंडीगढ़ सेंटर में भी है, चंडीगढ़ एक है, ये शिवालिक हिल के ऊपर काम करते हैं। एंड चौथा सेंटर है हमारे पास आगरा में है। आगरा का पता है, आगरा का तो यमुना रेवेन है, रेवेन का तो पता है बहुत डीप गलीस होते हैं, उसको तो रेवेन हम लोग बोलते हैं। उसके ऊपर काम करने के लिए हमारा आगरा सेंटर है। इसी तरह रेवेन के ऊपर करने के लिए हमारे पास 3 सेंटर है। मैं पहले बोला था आगरा है, दूसरा वाला कोटा है राजस्थान पर, ये करते हैं चंबल रेवेन के ऊपर काम करते हैं। एंड तीसरा सेंटर है रेवेन के ऊपर काम करते हैं, एक गुजरात में है, आनंद में, वासद में, पर्टिकुलरली नियर आनंद के पास वासद है, उसमें ये संस्थान काम करते हैं, रीजनल स्टेशन काम करते हैं माई रेवेन के ऊपर। मतलब क्या है, हमारे पास 3 रेवेन सेंटर हैं, अलग अलग रेवेन एरिया का काम करते हैं। एंड दूसरा है बात 2 सेंटर हैं, एक दती है, बुंदेलखंड रीजन आपका पता है, बुंदेलखंड रीजन तो बहुत बैकवर्ड रीजन है एंड सेवियर रीजन में आते हैं, बारिश बहुत कम हो जाते हैं, लोग बाग भी बहुत इनकम लेवल कम है, गरीब लोग तो ज़्यादा हैं। उसी इलाके में भी हम लोग एक संस्थान है दतिया में है। एंड हमारा दूसरा एक संस्थान है ईस्टर्न घाट रीजन में। मैं बोला था कोरापुट, बोला था कोरापुट इन ओडिशा है, दैट इज ए ट्राइबल डोमिनेटेड बेल्ट है एंड दैट कवर शिफ्टिंग कल्टिवेटेड एरिया, जूम कल्टिवेटेड एरिया। आदिवासी लोग ये खेती करते हैं, मतलब जंगल को काट देते हैं, काटने के बाद उसमें खेती करते हैं, छोड़ देते हैं 2 साल 3 साल छोड़ के फिर अगला जगह पर फिर जंगल को काट देते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर वापस 3 4 साल के बाद फिर वापस ओरिजिनल खेती पर आते हैं। इसी तरह शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में आपको तो पता होगा, और उसी के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। मिट्टी कैसे संरक्षण करने हैं, पानी कैसे संरक्षण करने हैं, उसका भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से उसका भी ऊपर हम लोग काम करते हैं। ये 8 सेंटर हैं हमारे पैन इंडिया लेवल पर काम करते हैं, विथ हेडक्वार्टर एट देहरादून। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी 8 संस्थाएं हैं, तो अभी अगर हम देखें तो करेंटली अभी सर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके संस्था के लिए जो हिमालय के विषय में चल रहे हैं सर, हिमालय के विकास के लिए?
नहीं, हिमालय का हम लोग बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय का बात करते हैं, बिकॉज हिमालय बात करेंगे तो हमारे पास 23 लगभग 23 स्टेट आ जाते हैं। 23 स्टेट पर हम लोग हिमालय पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट हिमालय का बात करते हैं तो सिर्फ 3 स्टेट आ जाते हैं। एक उत्तराखंड आ जाते हैं, हिमाचल आ जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर आते हैं। ये सारे इलाके हैं, लगभग 60 मिलियन हेक्टेयर एरिया आ जाते हैं, लगभग 17 to 18% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं। एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन में लगभग 60 to 65 मिलियन पॉपुलेशन कवर होते हैं। ये इसी इलाके में हम लोग पहले काम करता था, इसका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, एक नेशनल मिशन है हिमालयन इकोसिस्टम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की है। हमारा संस्थान के अलावा बहुत संस्थान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एंड अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है लोकेटेड इन हिमालयन रीजन, वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में। ये प्रोजेक्ट में हम लोग अलग अलग जगह पर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अलावा वाटर हार्वेस्टिंग एंड उनको लाइवलीहुड डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए हम लोग काम किया था, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। इसके अलावा हम लोग 1954 से भी हिमालयन रीजन में काम करते हैं। हमारा एक फकोट वाटरशेड था। फकोट वाटरशेड में 1975 मेरा ख्याल से 1974 का आसपास इम्प्लीमेंट हुआ था। दैट वाज वन ऑफ द नेशनली इम्पॉर्टेंट वाटरशेड प्रोग्राम था। हम लोग उधर उसका सॉइल वाटर कंजर्वेशन एंड वाटरशेड का इम्पैक्ट एंड लोग का आमदनी कितना बड़ा है, इसके अलावा पर्यावरण का कितना उत्तम हो चुके हैं, अच्छा हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम लोग गुणांकन किया था, उसको इम्पैक्ट भी हम लोग निकाला था। ये देखेगा तो एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम था। ये इसके वाटरशेड का भी नेशनल लेवल पर गाइडलाइन डेवलप हुआ था वाटरशेड के ऊपर। ये भी इसी प्रोजेक्ट से भी कुछ निकल के आ चुके हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा सेंजी वाटरशेड था। इसके अलावा अलग अलग वाटरशेड है, लगभग देहरादून संस्था में लगभग 6 से 8 वाटरशेड हम लोग डेवलप कर चुके हैं, मॉडर्न वाटरशेड हैं। उसके ऊपर भी मॉडर्न वाटरशेड के अंतर्गत भी ये पॉलिसी गाइडलाइन है नेशनल लेवल पर वाटरशेड के ऊपर। पॉलिसी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर करते हैं एंड आल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का भी एक वाटरशेड गाइडलाइन आता है, उसका भी ये वाटरशेड कंट्रीब्यूशन किए हैं। इसके अलावा हम लोग आज की स्थिति में हमारे पास आउटरीच प्रोग्राम है, ट्राइबल सब प्लान है एंड SC/ST प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हम लोग ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हिमालयन रीजन में बहुत शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, उनका इनकम लेवल है कम है। उसी गांव पर हम लोग ये वाटरशेड के ऊपर हम लोग काम करते हैं एंड स्ट्रीम वगैरह, स्ट्रीम वाटर का भी हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करके उसको खेती को सिंचाई के ऊपर खेती कैसे बढ़ सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उनका आमदनी भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम लोग उनका लाइवलीहुड एक्टिविटीज है। लाइवलीहुड एक्टिविटीज का मतलब मशरूम कल्टीवेशन होगा, कैट पोल्ट्री प्रोडक्शन होगा, फिगरिंग प्रोडक्शन होगा और स्मॉल गोटरी यूनिट्स होगा और एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन होगा, उसका भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लोग बाग के साथ अवेयरनेस है, मिट्टी और पानी का अवेयरनेस भी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का भी हम लोग कोशिश करते हैं। मैं पहले भी बोलता हूँ मशरूम कल्टीवेशन होगा और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन होगा और पॉली हाउसेस होगा। इसके अंतर्गत भी हम लोग लोगों का साथ काम करते हैं, उसका भी आमदनी भी बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। So,
सर जैसे आपने अलग अलग बहुत सी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी हैं। सर हमारे दर्शक में से एक दर्शक ने सर ये पूछा है कि क्या कोई स्टूडेंट आपके यहाँ अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है तो क्या एक आम स्टूडेंट भी आपके यहाँ ट्रेनिंग ले सकता है? हम लोग आम स्टूडेंट का भी दूसरा मतलब खेती के रूप पर सपोज उन्होंने 10वीं पास हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उन्होंने भी इंटरेस्टेड हो तो हम लोग भी उनका भी कंसिडर करते हैं। नॉर्मली हम लोग का दूसरा स्टूडेंट हो तो उनका भी चार्ज का रूप पर हम लोग करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। एंड किसान, सिर्फ किसान को तो हम लोग मुफ्त में करते हैं। इसके अलावा उनका भी स्किल अपग्रेडेशन है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है उसका ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद तो उसी तरफ हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल बनाने के बाद ये स्टूडेंट को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। अभी एक 22nd अभी 22nd ऑफ दिस मंथ है, हम लोग एक 123 स्टूडेंट, लगभग 130 और 143 बच्चों इधर देहरादून का आसपास एग्रीकल्चर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं। उनका भी हम लोग 1 महीने का प्रशिक्षण हम लोग रखा था। फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग प्रशिक्षण रखा था। ये प्रशिक्षण में ये देहरादून का पढ़ते हैं, देहरादून के अंदर पढ़ते हैं, उसके अलावा भी दूसरा स्टेट से भी पढ़ते हैं। दूसरा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस में उसमें पढ़ते हैं। उनका बच्चे लोग भी इधर आके पेइंग गेस्ट का रूप पर इधर 1 महीना रुक के प्रशिक्षण लेके गई हैं। उनका फीडबैक भी बहुत बहुत अच्छा था। हम लोग ये प्रशिक्षण पर वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाने हैं एंड रेनफॉल, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन ने रेनफॉल एंड वेदर पैरामीटर कैसे नापते हैं। हम लोग मिट्टी कटावत हो तो मिट्टी का कैसे नापते हैं, रन ऑफ मेजरमेंट कैसे होते हैं, अलग अलग वाटर सेट मैनेजमेंट में वो तो हमारे पास मॉडल्स है, उसको कैसे करते हैं। एंड इसी तरह का एक्चुअली अलग नर्सरी है, नर्सरी के ऊपर हम लोग ग्राफ्टिंग है, उसका अलग अलग पौधा उत्पादन करने के लिए क्या क्या टेक्निक हम लोग करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग उनको बच्चे लोगों के लिए भी ट्रेनिंग दिया था। सो दैट कुछ बच्चे लोग भी आगे के लिए एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, सो दैट उनका जॉब के अलावा दूसरों का भी जॉब दे सकते हैं। सर अभी आपका जो सर इंटरव्यू है वो अभी फेसबुक लाइव चल रहा है सर, स्पर्श हिमालय के फेसबुक पेज पर। सर अभी हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर अगर हम लोग करते हैं तो उसके बाद उनके लिए क्या स्कोप है सर फ्यूचर में? बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप टेलर में बोलना चाहता हूँ, आप सिविल सर्विस को बहुत स्कोप है, आपका फैमिली है, परिवार है और आपके पास ताकत है, वो तो आप सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पहला मेरा सजेशन है। क्यों? एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के अंदर आजकल का सिविल सर्विस में तो बहुत ऑफिसर्स हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में भी क्या है, आईएएस होगा, आईपीएस होगा। इसके अलावा भी आप तो सुना होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस में तो आपको तो बहुत इजी में क्लियर कर सकते हैं। ओनली आपको तो मुश्किल हो जाएगा प्रिलिमिनरी में थोड़ा आपका थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, बहुत मेहनती पढ़ना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी करने के बाद उसको आपका मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स अच्छा मिलने के बाद आप सिर्फ क्या करने हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं। आईएएस का तरफ नहीं है, बिकॉज आईएएस में तो बहुत आप सब्जेक्ट लेना पड़ते हैं, बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो उतना तो करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 भी ले सकते हैं, इधर फॉरेस्ट्री भी है, जियोलॉजी भी है, एग्रीकल्चर भी है, अलग अलग 8-10 सब्जेक्ट हैं, उसका ले लेगा तो आप आईएफएस भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये पहला मेरा सजेशन है। दोज हू आर पास्ड आउट बीएससी एग्रीकल्चर एंड कोई है आगे एमएससी आगे बढ़ने एमएससी और पीएचडी बनना चाहते हैं, उन लोग भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी एग्जामिनेशन करते हैं।
इसमें एग्जामिनेशन में भी क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में क्लियर करेगा तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होते हैं ना, हमारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ICAR का कोटा होते हैं, ICAR का सीट कोटा होते हैं, उसका भी आप लोग क्या करा जाता है, ये एग्जामिनेशन का अंतर्गत आप MSc के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ये इसके वजह से लेना पड़ेगा तो क्या फायदे हैं, आपका फेलोशिप मिल जाएगा, फेलोशिप मिल जाएगा तो आपका परिवार पे डिपेंडेंट करने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका बुक्स वगैरह है, कॉन्टीजेंसी भी कुछ मिल जाते हैं साल पर, उसको आपका MSc इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप PhD भी चाहिए तो इसी ICAR का अंतर पे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अदरवाइज बहुत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उसका भी तैयार कर सकते हैं और दूसरे देश में भी आप जाके पढ़ के वापस आ सकते हैं, और नहीं हो तो उधर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास मोर देन 100 ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें भी साइंटिफिक पोस्ट निकालते हैं, इसको एग्जाम करते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड करते हैं, ASRB रिक्रूटमेंट करते हैं, द नॉर्मली हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी तो बना दिया, MSc विद PhD कर दिया, मतलब एक्चुअली 200 कंप्लीटेड MSc विद PhD करेगा तो आप इसी तरफ साइंटिफिक फील्ड में एंट्री कर सकते हैं थ्रू दैट एग्जामिनेशन। उसमें तो जनरल पेपर होगा एंड एक मेन पेपर होगा एंड इंटरव्यू होगा, सो दैट एक्चुअली ICAR में आप एंट्री करेंगे तो क्लास 1 नौकरी में जॉब में आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत प्राइवेट कंपनीज हैं, सीड प्रोडक्शन कंपनीज हैं, सपोज प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो तो सीड प्रोडक्शन यूनिट है, एंड एग्रीकल्चर इनपुट प्रोडक्ट फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, इसी तरफ इनपुट कंपनीज बहुत मिल जाते हैं, उसी कंपनी पे भी आपका बहुत स्कोप हो जाते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वेटनरी भी है, एंड आल्सो मछली है, फिशरीज यूनिट भी है, और उसमें भी आप ले सकते हैं। एंड NDRI उसी संस्थान में भी आप MSc और PhD भी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली विथ रेस्पेक्ट टू आप पर्टिकुलरली डेयरी रिलेटेड एस्पेक्ट आप कर सकते हैं। एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी आजकल का बहुत स्कोप है, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा थोड़ा मदद दे रहे हैं, क्यों, बिकॉज लोगों का किसान का आमदनी बढ़ना है, डबलिंग फार्मर इनकम प्राइम मिनिस्टर का आशय है, विजन है, उसको तो अचीव करने के लिए हम लोग का उत्पादन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते हैं, उसको तो वैल्यू एडिशन करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं, इधर वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, और दूसरा एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर देगा तो हम लोग का क्या है, ज़्यादा किसान का भी ज़्यादा पैसा मिल सकते हैं। एंड हमारे पास लगभग ज़्यादातर एक्चुअली हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी ना होने की वजह से ये उत्पादन नुकसान हो जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के रूप पर हम लोग ये नुकसान का तो हम लोग कम कर सकते हैं, सो दैट इसको लोगों का भी फूड सिक्योरिटी मिल जाएगा, इसके अलावा किसान का भी उनको आमदनी बढ़ जाएगा, उनका भी इनकम बढ़ने की वजह से दे ट्राई टू स्टे बैक इन द एग्रीकल्चर। These are the some of the options हैं, एंड कुछ लोग आजकल का भी आप व्हाट्सएप में देखते होगा, यूट्यूब में भी देखते होगा, एंड ये कोविड के सिचुएशन में भी आप देखा होगा, द नॉर्मली GDP ग्रोथ था, दूसरा सेक्टर सारे नेगेटिव और कम ग्रोथ था, एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे तो लगभग एटलीस्ट पॉजिटिव में था, 3% और 3.5% का आसपास था। मतलब क्या है, कोई कष्ट का स्थिति पर एग्रीकल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मतलब क्या है, फूड का बिना कोई आदमी नहीं रह सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर इज कंटिन्यू टू बी द इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर टू कम। इसलिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप एग्रीकल्चर को भी ले सकते हैं, इसके साथ दूसरे एंटरप्राइजेस हैं, डेयरी होगा, दूसरा वेटरनरी होगा, आर्टिकल्चर होगा, फॉरेस्ट्री होगा, उसका भी आप
कर सकते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर भी आप डेवलप कर सकते हैं। आइदर इन डेयरी है, मछली पालन कर सकते हैं, मशरूम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वैल्यू एडिशन के ऊपर, और कट फ्लावर्स हैं आजकल कभी ज़्यादा हैं, देहरादून का आसपास हैं, टूरिज्म ज़्यादा होते हैं, उसके वजह से टूरिज्म के ज़्यादा होने की वजह से आपका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाते हैं, पर्टिकुलरली कट फ्लावर का भी, फ्लोरिकल्चर का भी बहुत स्कोप है। इसी तरह आप ओन एंटरप्राइज भी आप डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा आप टीम वर्क करेगा तो दो हाथ 3 आदमी आप मिल के जोड़ के भी एंटरप्रेन्योर बनेगा तो बहुत बढ़िया है। सर, जो आपकी संस्थान है वो हिमालय के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और सर स्पर्श हिमालय सर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एक सर फोरम है जो हिमालय के लिए सर जो विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न व्यक्ति जो हिमालय के लिए काम करते हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपनी वहाँ के कार्यों और वहाँ की जानकारियों को हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकें अपने नॉलेज चैनल के माध्यम से। सर, आपके इतने अच्छे मिशन में सर स्पर्श हिमालय किस तरह से योगदान कर सकता है? मैं स्पर्श हिमालय को पहले में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्यों? हमारा ये इवन उत्तराखंड में भी ले लेगा तो हमारा पास 6-8 संस्थान हैं। आईका के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का संस्थान है। इसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये इसके अलावा हमारा हिमालय उत्तराखंड रीजन में काम करते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मछली का डिपार्टमेंट है, एंड एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट है। हम लोग ये संस्थान क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। सपोज हमारा आलमरा इंस्टीट्यूट है, ये वेराइटी अलग अलग वेराइटी का बीज देते हैं, वेराइटी डेवलप करते हैं। हमारा मछली का संस्थान से है, एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी हमारे पास ये उत्तराखंड में संस्थान है हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा। एंड अलग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल का भी, फ्रूट क्रॉप का भी हमारे पास संस्थान है। मतलब अब से लगभग एक्चुअली 6-8 संस्था हैं। मैं इसी मौके पर मैं बोलना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी एक टास्क फोर्स डेवलप कर चुके हैं। ये टास्क फोर्स में क्या है, सारे एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का संस्थान से प्लस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, 3 स्टेट में पहले भी बोला था, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, J&K है, सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वाइस चांसलर से ये जोड़ चुके हैं, एंड हमारा ICAR इंस्टीट्यूट से डायरेक्टर्स जोड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारा अटारी भी है, अटारी समझते हैं, KVK का कंट्रोल करते हैं। ये सारे संस्थान जोड़ के ये पर्टिकुलरली ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन नंबर 1 में आती है। 3 स्टेट, ये हिमालयन 3 स्टेट में आ जाते हैं। इसका भी एक प्राइम मिनिस्टर का टास्क फोर्स है। मैं पहले एक मीटिंग 1 महीना का पहले हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ GB पंत यूनिवर्सिटी तेज प्रताप सिंह, सबके अंतर्गत हुआ था। सारे वाइस चांसलर भी जोड़ा था और डायरेक्टर भी जोड़ा था। इसमें हमारा मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा था हम लोग यही रीजन पर एजुकेशन कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर एंड अलाइड रिलेटेड है, एजुकेशन कैसे बढ़ सके। एंड दूसरा मुद्दा क्या था, ये हमारा सारे संस्थान टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या क्या समस्या होगा, अलग अलग समस्या होगा, अलग अलग समस्या को हम लोग समाधान कैसे निकाल सकते हैं। ये तीसरा एक बिंदु भी था हमारा, बहुत सारे संस्था टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, इसको हम लोग कैसे स्टेक होल्डर्स को हम लोग कैसे पहुंचा दीजिए। मतलब हमारा स्टेक होल्डर्स होगा, स्टेट डिपार्टमेंट्स होगा, एंड किसान लोग होगा, KVK होगा। इसी तरह एक्चुअली KVK एंड अदर स्टेट डिपार्टमेंट जोड़ के हम लोग ये हिमालयन रीजन को एग्रीकल्चर का रूप पर हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं, ये मुख्य दौरा हम लोग शुरू कर चुके हैं। ये स्पर्श हिमालय पर्टिकुलरली डेफिनेटली ये संस्थान के साथ जोड़ के हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका भी
वीडियो के ऊपर अलग अलग माध्यम के ऊपर ये प्रचार करेगा तो ये स्टेक होल्डर के साथ पहुंचेगा, उनका भी पता चलेगा ये टेक्नोलॉजी है मिट्टी और पानी संरक्षण का है और अलग अलग एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट का भी टेक्नोलॉजी मिलते हैं, उसका भी फायदा वो हो जाएगा। उसका फायदा होने की वजह से पहाड़ी वो तो आपको तो पता है छोटा छोटा लैंड होते हैं, उनको तो ये हिमालयन रीजन में बोलेगा तो लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड एरिया होते हैं हाउस होल्ड लेवल पर, एंड फ्रेगमेंटेशन भी ज़्यादा है। लगभग एक्चुअली हम लोग देखेगा तो 3 जगह पर 1 हेक्टेयर लैंड हो तो 3 और 4 जगह पर लोकेटेड होते हैं। इसका वजह से क्या होगा, नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए एक्चुअली हम लोग क्या करना पड़ता है, ग्रुप फार्मिंग है और आजकल का फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात करते हैं और यूजर ग्रुप का बात करते हैं। इसी तरह एक्चुअली हम लोगों का किसान लोगों का ग्रुप का माध्यम पर उनको हमारा क्या क्या टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग पहुंचाने के लिए फर्स्ट डेफिनेटली वाया मीडिया है, सो दैट इट विल बी दिस टेक्नोलॉजी है, ये फायदे हैं स्टेट डिपार्टमेंट्स का भी पहुंचेगा, स्टूडेंट लोगों का भी पहुंचेगा एंड किसान लोगों का भी पहुंचेगा, अन्य संस्थान का भी पहुंचेगा। इसके वजह से हमारा टेक्नोलॉजी भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबको पता है हिमालयन रीजन इज ए वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। हम लोगों का हमारा मिट्टी है, मिट्टी खेती के अंदर संरक्षण करने का जरूरत है। दूसरा बात है पानी है, पानी का पता है पानी का समस्या तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पानी का संरक्षण करने की भी जरूरत है। पानी की बात करेंगे तो इसी का पता है ये पहाड़ी का जगह होने की वजह से हम लोग पेरेनियल सोर्सेस हैं, स्ट्रीम्स हैं एंड जर्न के ऊपर हम लोग डिपेंड करना पड़ते हैं। उसको जर्न का भी आजकल के क्या होते हैं पर्यावरण चेंज होने की वजह से ये सूख हो जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ये पानी का सरोवर नहीं मिलते हैं, उसको कैसे बढ़ने हैं उसके ऊपर भी हम लोग संशोधन करते हैं, सो दैट ड्राई हो चुके हैं उसका स्ट्रीम में भी हम लोग पानी उसमें भी कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अलग अलग मैं बोला था एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली लाइवलीहुड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट वेल्थ कैसे बनाने हैं उसका भी दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एनवायरनमेंट का भी देखेगा तो। एंड दूसरा बात है उनका किसान लोगों का आमदनी बढ़ने के लिए हम लोग ये स्पर्श वाया मीडिया हो जाएगा। आई थिंक ऑल द इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली आईसीआर ऑर्गेनाइजेशन है उत्तराखंड का रीजन पर होगा और ये हिमालयन ट्री स्टेट में होगा। इसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और अन्य R&D ऑर्गेनाइजेशन है। स्पर्श के माध्यम पर हम लोग जोड़ सकते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड वे पर हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। कुछ सक्सेस स्टोरी भी वो तो हम लोग फील्ड लेवल पर भी उसको भी रिकॉर्ड करके लोग बाग के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा। सर अंत में आप स्पर्श हिमालय के दर्शकों को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पर्श हिमालय को मैं बहुत हम लोग आभारी हूँ एंड हिमालयन रीजन में सारे संस्थान हैं और सारे लोग बाग रहते हैं। ये संस्थान ये जोड़ चुके हैं ये हिमालयन रीजन को ये इकोलॉजिकली उसको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी करने के लिए इनिशिएशन हो चुके हैं, दैट इज एक पार्ट है। और दूसरा बात है लोग बाग डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहे हैं, उसको तो कम करने के लिए क्या क्या हो सकते हैं ये भी उसका भी ट्राई कर सकते हैं। एंड पहाड़ी इलाके होने की वजह से महिला पर्टिकुलरली महिला का शक्ति बढ़ाने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली लेडीज एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, उनका रोल ज़्यादा होते हैं, उनका भी अवेयरनेस पहुंचाने पर दैट मीन्स वुमन एम्पावरमेंट पर भी उसको भी थोड़ा जोड़ने के लिए मैं पर्सनली
रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके अलावा देहरादून बोलेगा तो और उत्तराखंड बोलेगा तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज से स्टूडेंट भी ज़्यादा एजुकेशन के रूप पर भी इसी इलाके इसी रीजन पर आते हैं। उनका भी ये वायामिडी है, अलग अलग संस्थान का क्या क्या करते हैं, उनका क्या उपयोग होते हैं, स्टेक होल्डर का पहुंचने पर ये स्पर्श काम कर सकते हैं, सो दैट एनवायरमेंटल हिमालयन एनवायरनमेंट में भी प्रोटेक्शन हो सकते हैं। एंड इसी हिमालयन रीजन में लोग बाग रहते हैं, उनका भी आज स्वस्थ रखने के भी जोड़ सकते हैं। सर आज आपने अपना कीमती समय निकाल के स्पर्श हिमालय ऑफिस में आए और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर करी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्कार, धन्यवाद।